हे एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। तो क्लास 9th का हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं। 6, 7, 8 का मैंने आपका करवा दिया है। 6, 7, 8 का अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एक ही प्लेलिस्ट में पूरा डाला हुआ है, उसी प्लेलिस्ट में मैं आपका 9th का भी डाल रही हूँ। इसके बाद अगर आप देखें तो पूरा 6 से लेकर 12 तक का एक ही प्लेलिस्ट में मैं आपको करवाऊँगी। और ये हिस्ट्री है आपका। और इससे पहले मैंने आपका पूरा NCERT भूगोल का सीरीज करवाया हुआ है 6 से 12 तक का, और 6 से 10 तक का मैंने आपका साइंस करवाया हुआ है। तो अगर अभी तक आपने भूगोल नहीं देखा है तो पहले जाके भूगोल देखिए, क्योंकि भूगोल अगर आप देख के आएंगे तो आपको जो है हिस्ट्री आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें मैपिंग हो जाती है थोड़ी बहुत, है ना। तो जब हिस्ट्री में मैप वाली बात आती है कि इस राजा ने यहाँ तक साम्राज्य फैलाया, उस नदी तक इसका इलाका था, इस तरीके से जब चीज़ें आती हैं, उस पहाड़ी पे राजमहल बना था इस राजा का, इस तरीके से जब क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट हमारे माइंड में क्लिक कर जाते हैं, है ना। डायरेक्ट हमें समझ में आ जाता है कि हाँ, उस राज्य की बात कर रहा है, उस साइड की बात कर रहा है, पूरब में था या पश्चिम में था। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में मैप करने लगती हैं। इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि पहले आप लोग भूगोल देख के आइए और इसके बाद फिर आप लोग हिस्ट्री देखना, है ना। तो क्लास 9th का हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं। इसको लाल कलर का कर लेते हैं। और देखिए, पहला चैप्टर मैंने आपका पढ़ा दिया है, ये आपका 2nd नंबर चैप्टर है। पहले में था आपका क्या, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री में। और आज आपको पढ़ने को मिलेगी रूस की क्रांति। तो रूस की क्रांति बहुत, फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए 9th में पहले और दूसरे चैप्टर में दे दी गई है। तो चलिए देखिए, ये चैप्टर आपका अच्छा है। पहला चैप्टर तो मैंने आपको जब फ्रांस की क्रांति पढ़ाई उस दिन थोड़ी तबीयत डिस्टर्ब थी, है ना। तो उतना थोड़ी बहुत तो मैंने आपको पढ़ाई थी, बाकी मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कह दिया था। वैसे जो लैंग्वेज थी उसकी बहुत सिंपल थी। आप लोग एक बार पढ़ेंगे, एक बार रीड करेंगे, ऑल टोटल समझ में आ जाएगी, ठीक है। इस चैप्टर को आज पूरा देखेंगे, रूस की क्रांति को लास्ट तक। चलिए देखिए, इसको आगे देखते हैं। देखिए, रूस में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो यूरोप में समाजवाद और क्या हुआ, क्रांति। तो चलिए इधर से देखिएगा इसको। सामाजिक परिवर्तन का युग आया, कहाँ पे, यूरोप और रूस की साइड। पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावना का सूत्रपात कर दिया था। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर एस्टेट तथा श्रेणियों में बटा हुआ था। हमने एस्टेट्स पढ़े हुए थे फ्रांस के, है ना, 3 एस्टेट्स थे। इसके बाद समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। जो आर्थिक या मतलब पैसे वाली अगर आप बात करते हैं तो पैसे वाले लोग या तो कुलीन वर्गों में मिलेंगे या फिर चर्च में। तो सारा नियंत्रण तो इनका था। लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा था। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राममोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया है। और भी बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। यानी तरह तरह के लोग आए, उन्होंने अपने अपने तरीके से ये जो क्रांतियाँ चल रही थी उनके बारे में लिखा है। मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो। एक खेमा मानता था, खेमा मतलब समूह, ग्रुप, है ना। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनः गठन जरूरी है, फिर से गठन किया जाए समाज का अच्छी तरीके से। कुछ रूढ़िवादी कंजर्वेटिव थे तो कुछ उदारवादी, कुछ कैसे थे, उदारवादी थे, कुछ रूढ़िवादी थे, कुछ लिबरल थे और कुछ कंजर्वेटिव थे, या आमूल परिवर्तनवादी थे, रेडिकल थे, है ना। समाधानों के पक्ष में ये 3 चीज़ें चल रही थी। कुछ रूढ़िवादी हो गए, कुछ उदारवादी और कुछ आमूल परिवर्तनवादी, है ना। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था, इसको एक एक करके देखते हैं। राजनीति की इन धारणाओं में क्या फ़र्क थे और कौन कौन सी बातें थीं जो समान थीं। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं था। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाले। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर
अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया था। अब देखिए आगे आगे देखिए, उदारवादी रेडिकल और रूढ़िवादी तीनों के बारे में बताया गया है। इस चीज़ को एक एक करके देखते हैं। समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। जब समाज परिवर्तन के लिए तरह तरह के ग्रुप आ रहे थे, तो उस ग्रुप में से एक था उदारवादियों का। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान। उदारवादी बहुत ही मतलब नरम दिल के होते हैं, है ना, तो जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। जैसे देखिए, ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रेलिया तथा स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, है ना, यानी ब्रिटेन की साइड आप देखेंगे तो आपको चर्च मिलेंगे, और ऑस्ट्रिया और स्पेन की साइड आपको कैथोलिक बने मिलेंगे, कैथोलिक चर्च। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। उदारवादियों का सीधा था कि बहुत माइंड से उदार हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात, सबका भला चाहेंगी, है ना, सबके लिए इन्हें सम्मान चाहिए समाज में। रूढ़िवादी, अभी हम आगे देखेंगे कि रूढ़िवादी किस तरीके के होते थे, और इनका जो वंश आधारित शासन था, इसके लिए भी इनका क्या था, विरोध था। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों को रक्षा के पक्षधर थे। सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकार, यानी हर व्यक्ति को अधिकार मिलना चाहिए, इसके पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि उदारवादी कैसे लोग होते थे। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। पर यह समूह लोकतंत्रवादी डेमोक्रेट नहीं थे। और ये चीज़ आ रही थी कि लोकतंत्रवादी नहीं थे। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। ये चीज़ आ रही थी उदारवादियों में। तो ये चीज़ गलत है, ठीक है, आज के हिसाब से ये चीज़ गलत थी। वो उनका सोचना था, अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है ना। किसी के लिए वही चीज़ राइट होती है, तो किसी के लिए जो है चीज़ होती है वो रॉन्ग हो जाती है। वही मान लीजिए कोई ये लिखा हुआ है ना, ए, तो किसी के लिए ये राइट भी हो सकता है, किसी के लिए ये भी रॉन्ग भी हो सकता है, ये चीज़ आ जाती है। चलिए देखिए आगे। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित है। उनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक थे। कौन? रेडिकल लोग। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारी और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। इनका कहना था कि जमींदार और संपन्न उद्योगपतियों को जो प्राप्त अधिकार हैं, इनके ये लोग खिलाफ खड़े हैं। सबको अधिकार चाहिए। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। इनको ये दिक्कत नहीं थी कि ये आपकी निजी संपत्ति है, आपके पास है संपत्ति, आप रखिए, आपके पास 400 बीघा जमीन है, आप रख सकते हैं, है ना। लेकिन संपत्ति का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए कि 400 लोगों के पास पूरी संपत्ति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके पास होनी चाहिए संपत्ति। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। रूढ़िवादी अलग से निकला, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है। परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। तो सबकी अपनी अपनी सोच समझ थी। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुए राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए। जरूरी थोड़ी है कि जो उदारवादी को अच्छा लगता है वो रेडिकल वालों को अच्छा लगे, जो रूढ़िवादी को अच्छा लगता है वो रेडिकल वालों को बुरा लगे, ऐसा भी नहीं था। तो सबके अपने अपने विचार थे। किसी के लिए वही चीज़ राइट तो किसी के लिए वही चीज़ रॉन्ग थी। आई बात समझ में? तो इन तीनों के बीच भी टकराव चलते रहते थे, रेडिकल, रूढ़िवादी और उदारवादियों के बीच। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं एवं संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। ये हो गया आपका एक टॉपिक। आगे देखिए, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। औद्योगिक से क्या है? औद्योगिक से औद्योगिकीकरण, है ना।
औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन क्या रहे रूस क्रांति के समय पर। इस राजनीतिक रुझान एक नए युग का घोतक थे। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। एक ऐसा समय था जब नए शहर बसे रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम थी। बेरोजगारी आम समस्या थी। बेरोजगारी कोई बड़ी बात नहीं थी उस समय पे। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ रही थी। गिरावट जाने पर तो बेरोजगारी तो बढ़ती ही। इधर पे देखिए क्या है, मताधिकार आंदोलन, वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाए जाने वाले आंदोलन, मताधिकार आंदोलन नए शब्द में दिया हुआ है। तो देखिए औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ रही थी। क्या है, लोग बागों ने, किसी ने एक उद्योग खोल लिया, मतलब एक फैक्ट्री खोल ली। अब उनका जो सामान वहाँ से प्रोडक्ट हो रहा है, जो बन रहा है, वो बिकेगा नहीं तो वो लोग फैक्ट्री में मजदूर कैसे रख पाएंगे। तो वही चीज़ थी कि ये सामान बिक नहीं रहा था, तो क्या हो रहा था, और बेरोजगारी बढ़ रही थी। शहर तेज़ी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। लोग बाग लगे हुए थे कि कैसे तो कोशिशों का हल निकल आए। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे, मतलब सभी जो उद्योग चल रहे थे, इंडस्ट्रियाँ जो चल रही थी, वो मतलब निजी थी। बहुत सारे निजी थी या फिर ग्रुपिंग में थी, है ना, ग्रुप करके बनाई हुई थी। व्यक्तिगत स्वामित्व यानी सरकारी नहीं थी। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी भी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेष अधिकारों के विरुद्ध थे। इनका कहना था कि जो आपको जन्म से विशेष अधिकार मिल रहे हैं, जो फालतू में विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं, ये इन चीज़ों के विरुद्ध थे। ठीक है। इसके बाद व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। खुद कीजिए, आप खुद का कितना पैसा कमा पाते हैं, खुद कितने सक्सेस हो पाते हैं, इस चीज़ के ये लोग क्या थे, समर्थक थे। ऐसा नहीं है कि आप करना कुछ नहीं चाहते, लेकिन आपको जन्म से ही ऐसे अधिकार मिले हुए हैं जो आप मतलब जिसके लायक आप हैं ही नहीं, वही चीज़ थी। इसके बाद देखिए उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकेगा। सही बात है। इसी कारण 19वीं सदी की शुरुआत दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। राजाओं का तख्ता पलट होने लगा। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, सबका भला चाहते थे। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मैजिनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। इटली में भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे, पढ़ेंगे ही। जब उसने क्या किया, सब लोगों के भले के बारे में सोचा, तो उसकी जो है रचनाएं तो सब लोग पढ़ेंगे। अब देखिए यूरोप में समाजवाद कहाँ आना, यूरोप में पहुंच गया समाजवाद। तो इसके बारे में देखिए क्या है। समाज के पुनर्गठन की संभावना सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद की थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है।
वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। मतलब एक बिजनेसमैन है, उसके पास मान लीजिए काफ़ी सारे मजदूर काम करने आते हैं, लेकिन वो फ़ायदा अपना ही देखेगा ना। तो वही चीज़ है कि वो उसे अपने फ़ायदे से मतलब रहता था। वह उनके बारे में नहीं सोचता था जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। आई बात समझ में? जो वर्कर लगे हुए थे उनके बारे में नहीं सोचता था। बिजनेसमैन क्या सोचता है? बिजनेसमैन बिजनेस माइंड लगाएगा और वो सोचेगा कि मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा संपत्ति हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। आई बात समझ में? मतलब संपत्ति का एक अधिकार होगा तो जिसके पास अधिकार होगा वो व्यक्ति सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचेगा, और एक साझा संपत्ति में हर व्यक्ति अपने फायदे के बारे में सोचेगा। और जब हर व्यक्ति अपने फायदे के बारे में सोचेगा तो काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएगा। इसलिए क्या किया गया, अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाए थे। उन्हें इसी तरीके का बदलाव चाहिए था कि संपत्ति पर एक अधिकार ना हो। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? तो इन दो सवालों के आंसर आगे मिलेंगे हम लोगों को। देखिए, समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम, आई बात समझ में, जो इंडस्ट्री आप चलाना चाहते हैं, छोटे छोटे काम करना चाहते हैं, वो एक समूह में कीजिए, के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन, जो कि 1771 से लेके 1858, ओवेन ने इंडियाना में एक नया समन्वयन, इंडियाना मतलब अमेरिका में, नया समन्वयन न्यू हार्मोनी के नाम से एक नए तरह के समूह की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। यानी इनका कहना था कि अगर सरकार पैसा लगाएगी खेती में तो खेती पाती बहुत अच्छी हो जाएगी। आ रही बात समझ में आप लोगों को? और अगर हम खुद से करना चाहेंगे तो देखिए, अगर हम खुद से करना चाहेंगे तो हमें हर चीज़ का पैसा देना पड़ेगा। जैसे हमें बड़ी बड़ी मशीन चाहिए तो कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? हर मशीन तो हम खरीद के रख नहीं सकते। तो अगर सरकार हेल्प करेगी तो जो है बहुत अच्छी खेती हो जाएगी, ये मानना था इनका। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लांक, फ्रांस में कौन थे? लुई ब्लांक चाहते थे। पिछली फ्रांसीसी क्रांति में क्या पढ़ा था हमने? लुई 16। अब यहाँ पे आ गया लुई ब्लांक, यानी हर व्यक्ति लुई है यहाँ पे फ्रांस में। चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो कोऑपरेटिव, ऑपरेट करके चलना, समूह बना के काम करना, जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। जितना जितना लाभ होगा फिर धीरे धीरे मतलब आपस में बांट लेंगे, ग्रुपिंग करके। अंग देखिए, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज हो। इसका कहना था औद्योगिक समाज पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये सब लोग हम लोग किस में पढ़ेंगे? इकोनॉमी में पढ़ेंगे। आप लोग अभी तो बस देखते जाइए कि क्या चल रहा था। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का, पूंजी मतलब क्या है? धन दौलत, है ना, पूंजीवादी। अब आई बात समझ में कि पूंजी मतलब धन दौलत। अब देखिए, फैक्ट्रियों में लगी पूंजी, जो फैक्ट्रियों में पैसा लगाया गया था, पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है। अब भाई पूंजी लगाई, पैसा लगाया फैक्ट्रियों में पूंजीपतियों ने, तो स्वामित्व किसका होगा? उन्हीं के पास रहेगा। और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता था। पूंजीपति कोई एक व्यक्ति है जिसके पास पैसा है, तो वो तो हर काम कर नहीं सकता, वो क्या करेगा? पूरी फैक्ट्री में मजदूर लगाएगा, मजदूरों के जरिए जो फायदा होगा वो पूंजीपति के पास जाता है, मालिक के पास जाता है। तो मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं होगा। गरीब गरीब और अमीर अमीर होता जाएगा। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीपति व निजी संपत्ति पर अधिकार शासन को उखाड़ फेंकना चाहिए। तो इसका ये कहना था कि पूंजीपतियों के शासन को उखाड़ फेंकना चाहिए।
मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीपति शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत विभिन्न किस्म का समाज बनाना चाहिए, जिसमें, यानी इसका कहना था कि मजदूरों को खुद लड़ना चाहिए अपने लिए, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। चलिए देखिए आगे। समाजवाद के समर्थक कौन करता था, कैसा क्या चला। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुका था, है ना। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने, जो समाज का भला चाहते थे वो होते हैं समाजवादी, है ना, समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। इंग्लैंड और जर्मन के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य के हालात सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिए थे। कार्य स्थितियाँ मतलब कार्य के हालात। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों ने काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनावों में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया गया, लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। संसदीय राजनीति में उन्हें प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे, उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादी भी थे, उदारवादी और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। ये तीन व्यक्ति चल रहे थे, रूढ़िवादी लोग, उदारवादी लोग और रेडिकल लोग, है ना। अब चलिए आगे देखिएगा इसमें। अब आई रूसी क्रांति, एक टॉपिक, इस चैप्टर का एक टॉपिक समाप्त हुआ आपका। अब आई आपकी रूसी क्रांति, है ना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं क्लास 9th की, एक वीडियो में नहीं हो पाएंगे। कल का जो चैप्टर था उसको मैंने आपको आधा चैप्टर पढ़ा के आधा चैप्टर छोड़ दिया था, बोल दिया था कि आप लोग क्या करना, स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लेना, ये बोला था मैंने कल आपको, वरना वो चैप्टर भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड होकर पढ़ पाता। तो देखिए ये क्या है कि हर चैप्टर को मैं आपको 2 पार्ट में कराऊंगी, है ना। एक पार्ट में नहीं हो पाएगा, कम से कम 45 मिनट का वीडियो और एक कम से कम 30-35 मिनट का वीडियो आपका आराम से बनेगा। अब देखिए रूसी क्रांति का टॉपिक देखते हैं किस तरीके से चली। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस है। एक रूस में यह समीकरण उलट गया। अब देखिए रूस को देखते हैं। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था। किन्होंने? 1917 में अक्टूबर में क्रांति हुई, अक्टूबर क्रांति जिसको बोलते हैं, और उस समय पे क्या किया, समाजवादियों ने रूस की सत्ता पर कब्जा कर लिया, समाजवादी यहाँ पे आ गए। अब क्या हुआ, फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहते हैं। क्या बात आई यहाँ पे, इस चीज़ों को अक्टूबर क्रांति कहते हैं। अब देखिए ऐसा कैसे हुआ, क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे, ये सारे सवाल आएंगे आपके मन में। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए क्रांति के कुछ साल पहले की स्थितियों पर नज़र डालते हैं। देखिए अगर पे आगे रूसी साम्राज्य 1914 का दिखाया गया है। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस सेकंड का शासन था। ये याद रखना आप लोग कि जब फ्रांस की क्रांति थी तो उस समय पर किसका शासन था वहाँ पे, तो वहाँ पर तो था लुई, है ना। लुई आए तो फ्रांस लगा देना, लेकिन वहाँ पे लिखा मिलेगा आपको लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 17वां, लुई 16वां। तो आपको याद रखना है कि लुई कौन सा था, 16वां था। अब देखिए रूस की क्रांति 1914 का जो ये चीज़ दी हुई है, इस समय पर रूस का राजा कौन था, तो इस चीज़ को देखिए। इस समय पर रूस का राजा था जार निकोलस वो भी सेकंड। ये याद रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड 14वां 15वां। अब देखिए आप लोग मतलब इनका 15 17वां मतलब एक ही नाम, कौन सा नाम, लुई। अब उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम इस प्रकार से लगाते जाते थे और रोमन में लिखते थे कैसे, इस प्रकार से लुई 16वां। वही चीज़ यहाँ पे चल रही थी, है ना। नाम नहीं मिलते थे इनको, प्रथम द्वितीय तृतीय लगा देते थे। अब देखिए जब रूस की क्रांति हुई तो 1914 में उस समय पर वहाँ का शासक कौन था, साम्राज्य किसके हाथ में था, जार निकोलस सेकंड के हाथ में था।
मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड रूस मतलब जो आज का रूस है वो रूस उतना ही नहीं था, बल्कि फिनलैंड देश अगर आप देखेंगे, लातविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन और बेलारस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे, है ना। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशिया राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। अगर आपको पता हो तो 1991 में सोवियत संघ टूटा था, जिससे 15 देश अलग हुए थे, है ना, 15 देश अलग हुए थे, 1991 में टूटा है। और उसके बाद सबसे बड़ा देश उसमें निकला था रसिया, रूस, और इंग्लिश में कहते हैं इसको रसिया, याद रखना इस प्रकार से। कुछ लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मिस्र, इंग्लिश में कहते हैं उसको इजिप्ट, दोनों डिफरेंस हो जाते हैं, लोगों को लगता है अलग अलग देश है मिस्र और इजिप्ट, है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे हमारे भारत को भारत कहते हैं, इंग्लिश में इसको इंडिया कह देते हैं और फिर हिंदुस्तान भी कह देते हैं। तो अब जिसको जानकारी ना हो तो वो तो इसको अलग 3 देशों में डिवाइड कर मारेगा, है ना, कर देगा आराम से। तो याद रखना, नाम किसी देश का इंग्लिश का दूसरा नाम होता है, हिंदी का दूसरा नाम हो जाता है। अब देखिए आगे कहाँ थे हम लोग। तो यह साम्राज्य प्रशांत महासागर इतना हो गया। अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आता था। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के सामने को मानने वाले बहुमत बहुत ज़्यादा थे। क्रिश्चियन वहाँ पे काफ़ी मात्रा में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक भी थे, प्रोटेस्टेंट भी थे और मुस्लिम व बौद्ध भी शामिल थे। तो सब लोग थे। जैसे आज इंडिया में ज़्यादा मात्रा में हिंदू हैं, लेकिन बाकी सिख, बौद्ध, मुस्लिम सब लोग हैं। अर्थव्यवस्था और समाज किस प्रकार से थी रूस की क्रांति के समय पर? 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का परसेंटेज इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी कितनी थी उस समय पर? 40 से 50% थी, है ना। रूस की क्रांति और फ्रांस की क्रांति को एक दूसरे के कंपेयर करके बताया हुआ है। इधर पे देखिए आप लोग कि रूस साम्राज्य की लगभग 85% जनता खेती पर निर्भर थी, लेकिन अगर आप बात करें फ्रांस की क्रांति में तो जर्मनी में ये क्या थी? 40 से परसेंट से ज़्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक देश था। ये क्या करता था? निर्यात भी करता था रूस, ठीक है ना। मतलब खुद के लिए अनाज हो जाता था, बचता था तो दूसरी जगह भी बेच देता था। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख या बड़े बड़े शहर हैं रूस के, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग, है ना, प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेज़ी से बढ़ा था। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई थी। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखानों मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। आगे देखिए क्या है। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। उल्लंघन जो लोग कर रहे थे, फैक्ट्री के जो इंस्पेक्टर लगे हुए थे, वो उन लोगों को संभाल नहीं पा रहे थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम करने की पाली प्रायः 15 घंटे, बताइए 24 घंटे 15 घंटा काम कराते थे ये लोग, है ना। जबकि कारखाने में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों में काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मिटरी तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। अब बताइए 15-16 घंटे आप काम कराएंगे तो व्यवस्था तो करेंगे ना। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांव के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी फर्क था। सब में रहता है, आज भी है। कोई व्यक्ति ज़्यादा पढ़ता है, कोई कम पढ़ता है ना। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था, धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे।
और उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत तो जो रहती थी। मतलब जहाँ पे धातु वाला सिस्टम होता था वहाँ पे जो मजदूर लगे हुए थे वो क्या बोलते थे कि धातु कर्मी मजदूर में खुद को साहब मानते थे। मजदूरों में जो धातु कर्मी थे वो मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत होती थी। ये चीज़ कह रहा था एक मजदूर, कौन सा, धातु कर्मी वाला। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी। बताइए, काफ़ी थी 31%। लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक। बताइए कितना कम था। मान लीजिए किसी मर्द को 50, मतलब किसी एक व्यक्ति को 100 रुपया मिलता है, तनख्वाह के मुकाबले आधा का 3/4, मतलब 50 का अगर आप 50 के 3 हिस्से निकालिए, जैसे मान लीजिए 12 मतलब वो वही आपका 36-37 रुपये मिलता था। मतलब एक मर्द को 100 रुपया, मेल को 100 रुपया, तो फीमेल को मात्र 36-37 रुपया दिया जाता था मजदूरी का। ये कंडीशन थी। और औरतें कम नहीं थी, 31% थी फैक्ट्री में औरतें काम करने वाली। मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी दिखाई देता था। पहनाव देखिए कपड़ों पर भी डिपेंड करता है। एक मैनेजर आएगा वो सूट बूट में आएगा, एक मजदूर होगा कैसा होगा, उतना सूट बूट पहन के थोड़ी आ जाएगा। ये चीज़ थी। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। चलिए आगे देखिएगा। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। 1897-96 के बीच कपड़ा उद्योगों में और 1902 में धातु उद्योगों में ऐसी हड़तालें काफ़ी संख्या में आयोजित हुई कि मजदूरों के मन का नहीं होगा या बहुत कम पैसा देंगे तो वो तो हड़ताल करेंगे, नॉर्मल सी बात है ना। आगे देखिए, देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे, उन्हें कोई मतलब नहीं रहता था। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में मिली हुई थी। मतलब ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी सत्ता और ये सब चीज़ें कमाई हुई हैं, मिल गई थी उन्हें। अब कहाँ गया जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेनी के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ीं। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटीं। 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी थी। आगे देखिए, रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज में भी भिन्न थे। कौन सा था? यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून यानी मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून की प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था। यानी एक अधिकार था ना ज़मीन पे, एक व्यक्ति के पास पूरी ज़मीन, ठीक है, और अब किसान को खेती करनी है तो उसको किसान को ज़मीन दे दी जाती थी, कितनी खेती करनी है तो बांट दी जाती थी। ये चीज़ थी। कुछ नए शब्द तो आपके रहे नहीं हैं यहाँ पे, एक भी नहीं है। अब देखिए रूस में समाजवाद। 1914 में पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थीं। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी यानी रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया। ये पार्टी वैसे ही गठन हो रही थी जैसे हमारे इंडिया में हुई थी, कहीं कांग्रेस, कहीं कोई पार्टी, कहीं कोई पार्टी, कहीं राजा राम मोहन राय ने कोई पार्टी चलाई, तो इसी प्रकार से वहाँ भी पार्टियां गठित हो रही थी। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। कानून के तहत नहीं थी, गैर कानूनी काम करती थी, गैर कानूनी संगठन बना के, है ना। सरकार की तरफ से इसको परमिशन नहीं थी। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था,
उसमें मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। मतलब ये सब चीज़ें निकाली जाती थी उस अखबार में ताकि लोगों तक पहुँचे। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर ज़मीन बांटते हैं उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे, क्योंकि किसान आगे आ रहे थे। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी यानी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली ज़मीन फौरन किसानों को सौंपी जाए। किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतांत्रिक यानी सोशल डेमोक्रेट खेमा यानी ग्रुप समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे, किसी के पास ज़्यादा पैसा था तो कुछ नौकरों से खेती करवाते थे। इस आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलनों का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। मतलब एकता नहीं थी किसानों में, ये बोला लेनिन ने। संगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन बालशेविक खेमे के मुखिया थे। अब बालशेविक पूरे में चलेगा आपका, याद रखना। व्लादिमीर लेनिन सोचते थे कि जार मतलब राजा है यहाँ का, शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या और स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता होनी चाहिए। पहला खेमा बोल्शेविक, दूसरा मेनसेविक। आगे देखिए, उथल पुथल का समय। उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। यूरोप एक निरंकुशवादी राजशाही था, यानी यहाँ को जो राजा था उसको जनता से नहीं था, मतलब क्या नहीं था कि बहुत उसको लगाव है कि जनता को कुछ ना बोले, ये ऐसा कुछ नहीं था, बहुत निरंकुश था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को ख़त्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड राष्ट्रवादियों और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों यानी मुस्लिम बहुल इलाकों में थे जदीदियों, आगे देखेंगे हम जदीद क्या थे, का समर्थन मिला। यहीं भी पहले देख लीजिए आप लोग जदीद क्या थे, यहाँ पे लिखा होगा, ये रहा आपका यहाँ, हाँ यही तो है। रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी जिसको हम जदीदी कहते थे, याद रखिए रूसी साम्राज्य में जो मुसलमान सक्रिय थे समाजवाद में समाजवाद में वो जदीद थे। निरंकुश राजशाही, राजा का बिना रोक टोक शासन। निरंकुश राजशाही मतलब राजा को जो करना है वो करेगा, उसको रोक टोक नहीं, है ना। आगे देखिए, दोनों चीज़ें हो गई आपकी। जदीद कहाँ गए आपके, इधर पे देखिए। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा था। जरूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। मतलब जो उन्हें मान लीजिए 100 रुपये मिलता था तो वो 80 मिलने लगा, है ना। वास्तविक वेतन में क्या आ गई, कमी आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेज़ी से वृद्धि हुई। जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स यानी रूसी श्रमिक सभा गठित की गई थी कि 4 सदस्यों को प्यूतिबुलोव आयरन वर्कर्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया, तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर लिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग में कितने 1.5 सैकड़ा 1000 10,000 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे कर दिए थे इन लोगों ने। वेतन में वृद्धि चाहिए, कार्य स्थितियों में सुधार चाहिए, मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। यानी काम के घंटे जो है 8 कर दीजिए, वेतन में वृद्धि करिए और कार्य स्थितियों में सुधार, कार्य के जो हालात हैं उसमें सुधार कर दीजिए। इस दौरान जब पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस जार का महल था के सामने पहुंचा, तो पुलिस और कोसैक्स ने
मजदूरों पर हमला कर दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा इसको। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लगीं जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षा का बहिष्कार करने लगे। विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर तथा अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियंस की स्थापना की। आगे देखिए क्या है। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा, याद रखिएगा रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं, एग्जाम में अभी भी पूछता है, अभी भी वहाँ के रूस की संसद को ड्यूमा ही कहते हैं। ड्यूमा के गठन की अपनी सहमति दे दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रहीं। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियां और यूनियनें अनाधिकृत रूप से काम करने लगीं क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गईं। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनः निर्वाचित ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। अपने मन का काम करता था ये जार। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था, खुद चलाना चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला, उदारवादी और क्रांतिकारियों को बाहर रख दिया। अपने मन से चलाता था। पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य कब से कब तक चला था? पहला विश्व युद्ध कितने बार बता दिया? 1914 से 1918 तक चला था, रट लेना। दूसरा कब से कब तक चला था? 1939 से लेकर 1945 तक चला था। दोनों रट लेना, एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं कि जो है प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। देखिए कौन कौन से गठबंधन थे। एक खेमा था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की या तुर्की, ठीक है, एक साइड थे। दूसरा खेमा था फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। बाद में इसमें इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हुए। कौन से वाले में? फ्रांस, ब्रिटेन और रूस वाले में। याद रखिएगा, एक में कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, इसको कुछ भी बोल देना आप, टर्की। और दूसरे में कौन था? फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। इसमें इटली और रोमानिया बाद में आए, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस वाले में। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध नाम दिया जाता है। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला। जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। अपने मन का काम करने लगता था ये बीच का बीच। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जब आप हमसे सलाह ही नहीं लेंगे तो हम आपका समर्थन क्यों देंगे? सीधी सीधी बात है। जर्मनी विरोधी भावना दिनों दिन बलवती होने लगीं, बदलने लगीं। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राड रख दिया। याद रखिएगा इसको, पेट्रोग्राद, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था, है ना। और लड़ाइयाँ चल रही थी तो इसका नाम बदल दिया गया। जारीना मतलब होता है जार की पत्नी, महारानी, तो उसको जारीना बोला जाता था। जारीना अलेक्सांद्रा के जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकारों, खास तौर से रासपुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया। आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुँह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। सेना मरती जा रही थी तो कोई रसिया वाले क्या है, मनोबल इनका टूटता जा रहा था। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। बताइए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914, 1917 तक 70 लाख लोग मर चुके थे। कुछ संख्या होती है 70 लाख। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला। इन्हें कुछ नहीं मिला, इन्होंने फसलें और इमारतें खा लीं। अब फसलें खा गए, इमारतें खा गए, फसलों से भुखमरी मचेगी, इमारतें खा गए, लोग वग रहेंगे कहाँ, ताकि दुश्मन की सेना वहाँ टिक ना सके।
फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। क्यों नहीं होंगे, जब जगह नहीं रहेगी रहने के लिए। तो इन हालात ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। क्यों? अब जो जनता क्या होती है, राजा के लिए जनता उसकी संतान जैसी होती है, और राजा एक पिता होता है। जब पिता रहने खाने का इंतजाम ना कर पाए तो क्या होगा, जनता ने उसको अलोकप्रिय कर दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब भी लड़ना नहीं चाहते थे, छक गए थे ये लोग 5 साल में। 14 से 18 तक इन्होंने लड़ाई की। आगे देखिए क्या है, युद्ध के उद्योगों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा, उद्योगों पर, फैक्ट्रियों पर, इंडस्ट्री पर। रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस तरह से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगीं, अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया था, मारे गए। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और ज़रूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप्स ठप होने लगीं। ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। 1916 की सदियों में रोटी की दुकान पर अक्सर दंगे होने लगे थे। 70 लाख लोग मार दिए गए, जो अच्छे लोग थे, मतलब अच्छे से मतलब है हट्टे कट्टे लोग थे, वो 70 लोग मारे गए। आगे देखिए, तो ये चैप्टर अब इतना, इधर से मैं आपको पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति अब इसको हम देखेंगे, इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 2 पार्ट में डिवाइड कर रखी है वीडियो, है ना। चलिए अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।